हेलो दोस्तों, क्रैक इट विद मी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त यशवंत सैनी हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो से हम पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, इंडियन पॉलिटी, जो कि आपके जीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि प्री के अंदर चाहे मेंस के अंदर आपके क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। कितने? कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं मेरे दोस्त। 2 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे बैंक का ले लो, या फिर आपके रेलवे वगैरह इंडियन कोई भी एग्ज़ाम हो, पॉलिटी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है वो एसएससी के पर्पज़ से, बैंक के पर्पज़ से और रेलवे एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बनाई गई है। तो इसके अंदर यूपीएससी लेवल का स्टूडेंट मुझसे एक्सपेक्टेशन ना रखे कि मैं उस लेवल का बताऊंगा, ठीक है। एसएससी लेवल का हम पढ़ने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सब इसमें हम बताएंगे, ठीक है। पॉलिटी की फर्स्ट वीडियो है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं रॉयल चार्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ। पॉलिटी शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए आगे। पहले बात बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि रॉयल चार्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्त, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक हमारा आया 1857 का रिवॉल्ट, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एग्जिस्टेंस थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद जो अथॉरिटी थी वो इंडिया की वो चली गई किसके हाथों में? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो चार्टर्स निकालता था, एक्ट निकालता था, रूल्स निकालता था, किसको? कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उसको हम कहते थे रॉयल चार्टर्स, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बंद होने के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी जो रूल्स रेगुलेशन इंडिया के लिए निकालती थी, उसे हम कहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे रॉयल चार्टर्स की। जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था इंडिया पे, तो तब कौन कौन से रॉयल चार्टर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट्स की तरफ से आए और उनमें क्या क्या बदलाव हुए। फिर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन कौन से रॉयल चार्टर्स हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों? देखिए, पहला हम पढ़ेंगे 1600 का, 1726, 1773। देखिए 1773 का जो चार्टर था उसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा, आगे सब कुछ आएगा। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसे कहते हैं। 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, आगे सब कुछ आएगा, ठीक है। 1786 वाला, 1793, 1813, 1833 और इसी के साथ जो लास्ट हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर पढ़ेंगे। देखिए 1853 का जो चार्टर था ना दोस्तों, वही था लास्ट चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूल था वो ख़त्म हो गया था और इंडिया चली गई थी ब्रिटिश क्राउन के अंदर। 1857 का रिवॉल्ट हो गया। तो अब से जो आएंगे वो होंगे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था दोस्तों 1858 में, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें कि पहला रॉयल चार्टर कब आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किससे हुई थी? 1600 में हुई थी। 1600 का रॉयल चार्टर के थ्रू हुई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फर्स्ट कौन सा था? 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1873 का, 1876 का, 1892 का, 1909 का, 1919 का, 1935 का। ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम पढ़ने वाले हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वह कलर चेंज कर लेते हैं, बॉल पेन का कलर इसमें चल नहीं रहा, हाईलाइट ही कर लेते हैं। देखिए ये 1909 का जो हमारा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको हम, इसका एक और नाम है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे अब या तो इंडियन काउंसिल एक्ट भी कह सकते हैं या फिर मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं। इसके बाद 1919 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं ये सारे रॉयल चार्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स वन बाय वन देखते हैं।
रॉयल चार्टर ऑफ 1600। देखिए यही वह चार्टर था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो चलिए देखते जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ जो कि कौन थी, ब्रिटेन की क्वीन थी, उन्होंने स्थापित की एक ईस्ट इंडिया कंपनी और उनको ट्रेड राइट्स दिए। कितने साल के? 15 साल के ट्रेड राइट्स उनको दिए। उसके बाद देखिए कंपनी बना दी। कंपनी बनाने के बाद उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी तो लोग चाहिए होंगे ना, तो उन्होंने एक काउंसिल बना दी मैनेजमेंट करने के लिए और उस काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? एक तो गवर्नर बनाया और एक बनाया 24 मेंबर्स। ठीक है, गवर्नर एंड 24 मेंबर्स। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड इन अ काउंसिल विच कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड 24 अदर मेंबर्स। मतलब एक काउंसिल बना दी, उसके अंदर गवर्नर भी है और 24 अदर मेंबर्स भी है। क्यों बनाई? कंपनी की मैनेजमेंट के लिए बनाई। और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो ये काउंसिल थी कंपनी की, इसे क्या नाम दिया गया? काउंसिल इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चार्टर हम पढ़ रहे थे 1726। कंपनी की स्थापना हुई किसमें? 1600 में। अब रॉयल चार्टर आया 1726 का। 1726 में रॉयल चार्टर आया। इसके थ्रू में क्या बताया गया? गवर्नर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता वर गिवन राइट्स टू मेक लॉस। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बेस थे इंडिया में, जो 3 मेन बेस थे, कहाँ कहाँ थे? एक था बॉम्बे में, एक मद्रास में और एक था कहाँ? कलकत्ता में। इन तीनों जगह पे अलग अलग गवर्नर्स थे। ठीक है, तो उनको जो है अब यहाँ पे राइट मिल गया है। क्या? लॉ बनाने का राइट मिल गया। लॉ किसके रिगार्डिंग? कंपनी के अफेयर्स के रिगार्डिंग लॉ बनाने का यहाँ पे उन्हें दे दिया है राइट। ठीक है, दिस लॉ मेकिंग पावर आर वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोकेटेड इन इंग्लैंड। लेकिन जो लॉ मेकिंग जो पावर थी ना दोस्तों, इसके जो कर्ता धर्ता थे वो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहाँ के? जो कि इंग्लैंड में बैठे हैं कंपनी के। ठीक है, जो लॉज बनाएंगे, लॉज कौन बनाएगा? लॉज बनाएंगे गवर्नर, लेकिन जो पावर है वो किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। यानी कि गवर्नर लॉज बनाएगा और साइन होके कहाँ से आएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो चलिए इसे फटाफट से देखते हैं। पहला जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फर्स्ट टाइम रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। कहाँ? इंडिया के अंदर। यदि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फर्स्ट टाइम रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कौन से चार्टर के या फिर कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था लागू, तो आप क्या बताएंगे? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ था रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का। बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। देखिए इसी चार्टर के थ्रू जो है कंपनी के जो अफेयर्स है ना, वो उनके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल शुरू हो गया था इसी चार्टर के थ्रू। देखिए 1600 में कंपनी की स्थापना हुई। 1600 से अब तक 173 साल हो चुके हैं। 173 सालों के अंदर कंपनी ने इंडिया में बहुत उत्पाद मचाया, बहुत से क्रांतिकारी हुई। तो उसी के लिए कंपनी की जो पावर्स पर रेगुलेट करने के लिए, कंपनी की पावर्स पर लगाम लगाने के लिए ये एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो अब जो कंपनी के जो अफेयर्स है ना, उस पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल अब से शुरुआत हो गई है उसकी। एनालिसिस ऑफ कंपनीज अफेयर आफ्टर एवरी 20 ईयर। हर 20 साल के बाद कंपनी के जो अफेयर्स है, मतलब कंपनी के जो काम है, उसका जो एनालिसिस होगा। कौन लेगा एनालिसिस? पार्लियामेंट लेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए इसके बाद आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये कि पहले हमारे 3 गवर्नर थे। कौन कौन से? एक था बॉम्बे का, एक मद्रास का और एक था कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल का। ठीक है, इन तीनों गवर्नर्स में से जो कि हमारा बंगाल का जो हमारा गवर्नर था, उसे हमने एक न्यू टाइटल दिया और उसे हम आज से कहने लग गए क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि जो हमारा गवर्नर था पहले बंगाल का, उसको एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मान लीजिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स क्या है? जो कि
बंगाल के अंदर जो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी का जो फोर्ट था, उससे हम कहते हैं फोर्ट विलियम। ठीक है, उसका जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वह है वॉरेन हस्टिंग। ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि बताइए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स, क्या आंसर होगा? वॉरेन हस्टिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल वाज प्रोवाइडेड विद अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर्स। जो गवर्नर जनरल हमने बनाया, हमने क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया, उसको अब हमने दे दिए 4 काउंसिल के मेंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। द टर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 to 4 ईयर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, जो इंग्लैंड में थे, उनका टर्म यहाँ पे 3 से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ हुई थी, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी कहाँ? देखिए सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश की गई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में हुई थी। कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू हुई थी। बताइए पहली सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? पहली सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी दोस्तों कलकत्ता में। कब हुई थी? 1774 में हुई थी। कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बनी है तो इसका एक चीफ जस्टिस भी बनाया था। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया, इन इंडिया नहीं, इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था? वो थे दोस्तों एलिजे इम्फे। ये नाम याद रखिएगा, एलिजे इम्फे। एलिजे इम्फे जो थे वो है हमारे ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस। देखिए इस वीडियो के अंदर इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पॉलिटी के कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी रिपीट होंगे। याद रखिएगा पहला चीफ जस्टिस ब्रिटिश इंडिया का कौन था? वह था दोस्तों एलिजे इम्फे। और अलग जो 3 चीफ जस्टिस थे वो कौन कौन सा थे? चैम्बर्स, लिमनिस्टर और हाइडे। अभी और आगे देखना है हमें रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द प्रीवी काउंसिल लोकेटेड इन इंग्लैंड। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो इन्होंने बना दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नाम की सुप्रीम कोर्ट थी दोस्तों। जैसे कि इस अभी प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन है फाइनल, उसके अलावा और कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो हो गया वो फाइनल डिसीजन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हैं तो प्रीवी काउंसिल के अंदर अपील कर सकते थे। और ये प्रीवी काउंसिल कहाँ थी? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इट इस्टेब्लिश सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात रेगुलेटिंग एक्ट की कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर कौन से एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ मतलब है कि सारी पावर जो थी वो एक सेंट्रल को दे दी थी। सेंट्रल यहाँ किसको बनाया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जो बाकी के जो 2 गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, वो आ गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में। ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम अथॉरिटी कौन बन गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के थ्रू आया था इंडिया के अंदर? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोर्ट विलियम वाज ग्रांटेड टू गवर्नर जनरल। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि गवर्नर जनरल है तो वहाँ फोर्ट विलियम का एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर में होगा। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 जनवरी 1774 के थ्रू। ठीक है, यही था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखिए ये भी एक चार्टर है, लेकिन इसको एक अलग नाम दे दिया था। क्या नाम दिया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781।
ठीक है, पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या था। ये एक अमेनेबल एक्ट था, मतलब इसको बाद में चेंज किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता गॉट पावर्स टू मेक लॉज फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता यानी कि जो गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट थी, उसको बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में भी पावर्स मिल गई थी लॉस बनाने की। ठीक है, पहले तो केवल बंगाली था, लेकिन अब बिहार और उड़ीसा भी ऐड ऑन हो गए थे उसमें, मतलब पावर इंक्रीज हुई थी किसकी, गवर्नर जनरल की। ठीक है, आगे चलते हैं। रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज एंडेड, जो कि सुप्रीम कोर्ट बनाया था हमने कलकत्ता के अंदर, वो थी हमारी पहले रेवेन्यू अथॉरिटी। मतलब रेवेन्यू जो सिस्टम था वो कौन संभालता था, पहले सुप्रीम कोर्ट के पास था, पर वो अब रेवेन्यू अथॉरिटी उससे ले ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पास अब रेवेन्यू अथॉरिटी नहीं थी। पिट्स इंडिया एक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्ट है एक है पिट्स इंडिया एक्ट। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही बनेगा कि कब आया था, 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था, 1784 में आया था। ठीक है, फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है, इट वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ विच द टाइटल इंडिया अंडर द ब्रिटिश जुरिडिक्शन। देखिए, ये जो टाइटल है इंडिया अंडर द ब्रिटिश जुरिडिक्शन, फर्स्ट टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट में यूज़ किया गया था, आप बोलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट में यूज़ किया गया था, रॉयल चार्टर ऑफ 1784 में यूज़ किया गया था, इंडिया अंडर ब्रिटिश जुरिडिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसके अंदर 6 मेंबर थे और जो डंडस था वो था इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट। ऐसा क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट था दोस्तों कौन, डंडस। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्या, देखिए, जिसके अंदर 6 मेंबर रखे गए। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3। देखिए, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके अंदर पहले हमने 4 मेंबर रखे थे ना, उसको कम करके यहाँ पे 3 मेंबर कर दिए। लेकिन जो रहा हमारा पहले का क्वेश्चन कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्या, वो ये है। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारे इंग्लैंड में थे, उनकी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यानी कि कॉमर्शियल अफेयर दोनों को सेपरेट कर दिया गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंट्री। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने बनाया ना, वो क्यों बनाया था दोस्तों, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स देखने के लिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे, कॉमर्शियल अफेयर्स देखते थे। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि पहले जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो क्या थी, सुप्रीम अथॉरिटी पहले थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसी के पास थे पॉलिटिकल फंक्शन, उसी के पास थे कॉमर्शियल फंक्शन। लेकिन अब से जो है अलग अलग कर दिया गया इन दोनों को। अब से कॉमर्शियल फंक्शन तो देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पॉलिटिकल फंक्शन देखेंगे कौन, ये देखेंगी हमारी काउंसिल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली। ठीक है, एक नई काउंसिल बनाई गई जिसका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्यों बनाई गई, पॉलिटिकल अफेयर्स देखने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नेंस इन इंडिया। डुअल गवर्नेंस कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। क्योंकि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बांट दिया गया। एक बनाई गई हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके अंदर शुरुआत के अंदर 6 मेंबर थे और प्रेसिडेंट कौन था, डंडस। क्यों बनाई गई थी, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। मतलब अब पॉलिटिकल्स और कॉमर्शियल अफेयर्स को कर दिया गया अलग अलग, इसीलिए हो गए डुअल गवर्नेंस। और इसको दिया किसने था दोस्तों, विलियम पिट ने। विलियम पिट कौन था, उस टाइम पे था ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने ये एक्ट लागू करवाया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स। देखिए, कंपनी को बने हुए अब तक हो गए हैं कितने साल हो गए दोस्तों, 1600 में बनी थी, 1784 हो चुके हैं, यानी 184 साल टोटल हो चुके हैं। ठीक है,
इतने टाइम में कंपनी के अंदर बहुत सारे भ्रष्टाचारी भी हो गए थे, बहुत सारा करप्शन आ गया था। तो इसको कम करने के लिए एक तरीका निकाला गया कि जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उनको गिफ्ट्स लेने के लिए मना कर दिया गया। मतलब अब बिना परमिशन के कोई भी गिफ्ट्स नहीं ले सकता था। पहले ऐसा होता था दोस्तों, लोग रिश्वत लेते थे और जब पूछा जाता था उनसे कि ये कहाँ से आया, तो वो कहते थे कि हमें गिफ्ट के रूप में मिला है। लेकिन अब से ये हो गया इलीगल कि अब जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो किसी से भी गिफ्ट्स नहीं ले सकते थे। इन केस ऑफ वार और एनी डिप्लोमेटिक ट्रीटी इट वाज नेसेसरी टू टेक परमिशन फ्रॉम द कंपनीज डायरेक्टर्स। यदि देखिए जो हमारा गवर्नर जनरल है, इससे पहले यदि किसी से वार करनी है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर या फिर किसी भी, अब देखिए क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर्स है वो अलग अलग हो चुका है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेना हो गया है कंपलसरी। अब वो जो गवर्नर जनरल है केवल अपने आप नहीं जाके कर सकता किसी से वॉर या फिर कोई डिप्लोमेटिक ट्रीटी, उसे लेनी होगी परमिशन। किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। क्यों लेनी होगी? क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में ये आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद आता है रॉयल चार्टर ऑफ 1786। रॉयल चार्टर ऑफ 1786 हमें क्या कहता है? इन स्पेशल कंडीशंस गवर्नर जनरल was granted powers to cancel the decisions of his council and implement his own decision। देखिए गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनाई थी 4 मेंबर्स की, वो जो डिसीजन लेती थी ना दोस्तों, अब गवर्नर जनरल के पास ये पावर आ गई है, वीटो पावर आ गई है कि वो अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कर सकता है। कि मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो अपनी काउंसिल की सुने, जो गवर्नर जनरल का जो डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। गवर्नर जनरल वाज ग्रांटेड पावर ऑफ सुप्रीम कमांडर। इसी चार्टर के थ्रू दोस्तों जो हमारा गवर्नर जनरल था वो सुप्रीम कमांडर बन गया था। देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया था। अब धीरे धीरे ना उसको पावर्स दी जा रही है, एक साथ सारी पावर नहीं दी है, धीरे धीरे पावर्स दी हैं। अब उसको सुप्रीम कमांडर भी बना दिया गया है गवर्नर जनरल को। आगे चलते हैं, रॉयल चार्टर ऑफ 1793 देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ रिटन लॉस इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। देखिए यही वो चार्टर था दोस्तों जिसके थ्रू हुई थी रिटन लॉस की फाउंडेशन रखी गई थी। जो लिखित जो कानून है उसकी जो नींव रखी गई थी, कहाँ रखी गई थी? रॉयल चार्टर 1793 के अंदर। अगला जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि गवर्नर जनरल बनने की एलिजिबिलिटी अब डिसाइड कर दी गई थी। पहले की तरह नहीं था कि गवर्नर जनरल ऐसे ही बना दिया जाता था, अब हो गई है उसकी एलिजिबिलिटी डिसाइड। ठीक है, जो उसको क्रैक करेगा वही बनेगा गवर्नर जनरल। ग्रिप ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वाज टाइटन। देखिए मैंने कहा था ना धीरे धीरे गवर्नर जनरल्स की पावर बढ़ा दी गई थी। जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनके ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सुपीरियरिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन एक जो ख़राब बात थी इसमें वो ये थी, सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाज गिवन टू बी गिवन आउट ऑफ इंडियन ट्रेजरी। जो इंडियन ट्रेजरी था ना उसी के अंदर से दोस्तों जो सैलरी थी कंपनीज के मेंबर्स की वो उसमें से दी जाएगी। यानी कि कंपनी के जो मेंबर्स थे उसमें जो काम करने वाले थे उन सब की सैलरीज दी जाएगी। किससे? इंडियन ट्रेजरी से। लूटो सालो लूटो। एफिलिएशन टू परमानेंट सेटलमेंट, लूट रहे थे वही कम नहीं था दोस्तों, अब ये यहाँ पे आके बसने भी लगे। परमानेंट सेटलमेंट की स्थापना हो गई थी। जो कंपनी के जो मेंबर्स थे वहाँ एम्प्लॉयज़ थे कंपनी के, वो इंडिया में आके परमानेंटली सेटल होने लग गए। द पावर ऑफ सुप्रीम कमांडर इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल वॉज एंडेड। देखिए गवर्नर जनरल को जो सुप्रीम कमांडर बनाया था ना दोस्तों वो अगले ही चार्टर में हटा दिया गया, पता नहीं कुछ रीजन्स गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनीज ट्रेड राइट्स एक्सटेंडेड बाय 20 ईयर्स। कंपनी के जो ट्रेड राइट्स उसको 20 साल आगे बढ़ा दिया गया। 1793 का रॉयल चार्टर फिनिश होता है। रॉयल चार्टर ऑफ 1813।
देखते हैं इसमें क्या है। क्रिश्चियन मिशनरीज वाज परमिटेड टू प्रोपोगेट रिलीजन इन इंडिया। प्रोपोगेट देयर रिलीजन, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देयर रिलीजन आएगा। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे यानी कि जो क्रिश्चियन जो लोग थे अपना जो धर्म बढ़ाते थे आगे, उनको इंडिया के अंदर अपना लोगों को क्रिश्चियन धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए उनको परमिशन मिल गई थी, अपना धर्म आगे बढ़ाने की परमिशन मिल गई थी। The act abolished the monopoly of companies. Indian trade and trade with India was open to all British traders. देखिए, अभी तक ही यह सिस्टम था दोस्तों कि ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही राइट था इंडिया के अंदर ट्रेड करने का, कि केवल वह एक ही कंपनी है जो इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकती है। लेकिन इस चार्टर के थ्रू अब ये जो राइट है वो सभी कंपनीज़ को दे दिया गया, मतलब जो भी और जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो भी इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते थे। लेकिन एक कंडीशन थी दोस्तों, वो ये कि चाय के अंदर और ट्रेड विद चाइना, यानी कि ट्रेड इन टी और ट्रेड इन चाइना ओनली एक्सक्लूसिव था किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी ही टी में और ट्रेड विद चाइना के अंदर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही राइट्स थे। इट लेड टू द बर्थ ऑफ बिजनेस क्लास इन इंडिया। इसी के थ्रू दोस्तों इंडिया के अंदर बिजनेस क्लास की शुरुआत हुई थी। देखिए दोस्तों, एजुकेशन के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रोविज़न आया। राइट ऑफ कंट्रोल बोर्ड वाज एक्सटेंडेड। जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था ना दोस्तों, उसके राइट्स को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, बस यही था 1813 का चार्टर। आगे देखते हैं हम 1813 का चार्टर क्या कहता है। 1833 का चार्टर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इस चार्टर का वो यही है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अब वो बन गया दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने कहा था ना धीरे धीरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है। पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, धीरे धीरे उसको पावर्स दी, अब उसको सीधा बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है तो आंसर आप क्या देंगे बताइए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या आएगा, वॉरेन हस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स क्या आएगा, वॉरेन हस्टिंग। ठीक है, और यदि पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हस्टिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। एंडेड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी। देखिए, इसी चार्टर के थ्रू जो था, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ओनली ट्रेड करती थी, लेकिन इस चार्टर के थ्रू अब कॉमर्शियल बॉडी ना रहकर एक पॉलिटिकल पावर बन गई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक और जो उदाहरण यही है कि जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उसको ले लिया गया, उनसे छीन लिया गया। यानी कि अब जो लेजिस्लेटिव पावर है बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के पास नहीं है। वन मोर मेंबर विद लेजिस्लेटिव फंक्शन वाज एडेड टू द काउंसिल। जो गवर्नर जनरल के पास, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हो चुका है अब, उसकी जो काउंसिल थी उसके अंदर एक और मेंबर ऐड किया गया। वह मेंबर कौन था, लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले को हम फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं मैकॉले को, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, इंडिया के अंदर जो भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो किताबी कीड़े वाली जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उसका फादर कौन था दोस्तों, मैकॉले। मैकॉले ही वह था वो आदमी जिसने इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम की स्थापना की थी। मैकॉले, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया,
कहाँ आया था? 4th मेंबर था काउंसिल का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। आगे चलते हैं। देयर वाज ए प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन, एक लॉ कमीशन बिठाने की एक क्या आई? प्रोविजन आया। उसका चेयरमैन बना दिया किसको? मकॉले को। Slavery system was declared as against laws in India and in 1843 slavery system was abolished। एक जो सबसे अच्छा काम जो किया था इस चार्टर ने वो ये था कि स्लेवरी सिस्टम जो दास प्रथा थी उसको अगेंस्ट लॉ घोषित कर दिया गया, यानी कि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। किसे? स्लेवरी सिस्टम को, दास प्रथा को। और 1843 में दास प्रथा पूरी तरह ख़त्म कर दी गई। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज इन इंडिया, जो इंडिया के जो कानून थे उनको कोडिफिकेशन करने का एक्ट प्रोवाइड करता है। सेक्शन 87 के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिया का जो नेटिव है, इंडिया में रहने वाला या फिर किसी राज परिवार से है या फिर किसी रॉयल फैमिली से है, वो अपने रिलीजन के लिए, अपने प्लेस ऑफ बर्थ के लिए, डिसेंट के लिए या फिर अपने कलर के लिए कंपनी के अंदर प्लेस पाने के लिए, यानी कि कंपनी में काम करने के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। मतलब ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन का वो होगा, क्राइटेरिया नहीं बनेगा कभी भी। क्या? प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट या फिर रिलीजन, कलर, ये कभी भी डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं बनेगा। किसके लिए? कंपनी में काम करने के लिए, कंपनी में प्लेस पाने के लिए, कंपनी का मेंबर बनने के लिए, एम्प्लॉई बनने के लिए। अब आता है दोस्तों रॉयल चार्टर ऑफ 1853। रॉयल चार्टर ऑफ 1853 के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कर दिया गया अलग अलग। पहले एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब उसको फिर से बांट दिया गया। देखिए पहले डुअल थी, फिर सिंगल हुई, फिर से डुअल हो गई। क्या हो गई? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग अलग कर दिया गया। एक 12 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई अलग से इंडिया के लिए। ऑल वैकेंसीज इन इंडिया वर टू बी फिलफिल्ड बाय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, मतलब इंडिया के अंदर कोई भी वैकेंसी हो, मतलब कंपनी के अंदर कोई किसी भी पोस्ट पे जाने के लिए अब से होने लग गए थे दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स किस चार्टर के थ्रू शुरू किए गए थे। वह चार्टर दोस्तों रॉयल चार्टर ऑफ 1853। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोविज़न फॉर लेजिस्लेचर फॉर ऑल इंडिया, बताया था लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग अलग कर दिए गए हैं, तो एक लेजिस्लेचर तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। इंक्लूजन ऑफ रीजनल लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन थी ना दोस्तों वो भी अब से इंडिया की जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसके अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन भी अब से होने लगेगी। देखिए 1853 का जो चार्टर था ना वही था लास्ट चार्टर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। इसके कुछ सालों बाद 1857 में क्या हुआ दोस्तों? 1857 का रिवोल्ट हुआ। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी सीज हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल सीज हो गया। अब से जो है कि जो इंडिया थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गई थी। ठीक है, अब से जो हमारे एक्ट आएंगे वो होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि रॉयल चार्टर ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट रॉयल चार्टर कौन सा था? 1853 का रॉयल चार्टर जो था वो था लास्ट रॉयल चार्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1858 में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं इस एक्ट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों सबसे बड़ा, कंपनी का जो रूल था इंडिया के ऊपर उसे ख़त्म कर दिया गया। पावर्स वर ट्रांसफर डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश क्राउन है, डायरेक्ट उसको जो पावर ट्रांसफ़र हो गई थी इंडिया की, मतलब इंडिया के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया था।
द एक्ट क्रिएटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड एन इंडियन काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स टू एडवाइज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए, गवर्नर जनरल तो है अभी, लेकिन एक और अथॉरिटी बना दी गई इंडिया के अंदर, वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए, और इसके अलावा एक बनाई गई एक इंडियन काउंसिल, जिसके अंदर 15 मेंबर्स थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइज करने के लिए। गवर्नर जनरल नाउ हैड टू बी नॉन एज वाइस रॉय, यानी कि अब जो गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज किया है, ओनली नाम चेंज होके हो गया है वाइस रॉय। और इंडिया का फर्स्ट वाइस रॉय कौन था? इंडिया का फर्स्ट वाइस रॉय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था इंडिया का फर्स्ट वाइस रॉय। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल तो सुप्रीम अथॉरिटी था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश रूल का इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। इट आल्सो मार्क्ड एन एंड टू अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो हमारा कंट्रोल बोर्ड बनाया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनका जो अथॉरिटी जो कम्प्लीटली फिनिश हो गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि कंपनी का ही रूल खत्म हो गया तो उनकी पावर्स भी चली जाएंगी। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट क्रिएटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द प्रेसिडेंसीज। देखिए, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज था उस टाइम पे, उनके लिए अब बना दी गई है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। सन 1862 में 1862 में लॉर्ड कैनिंग, जो कि थे हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस रॉय, उन्होंने 3 इंडियंस को, किंग ऑफ बनारस को, किंग ऑफ पटियाला को और सर धिनकन राव, जो कि थे किंग ऑफ ग्वालियर, उनको नॉमिनेट किया था किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि फर्स्ट टाइम इंडियंस आए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। एम्पावर्ड गवर्नर जनरल टू एक्सरसाइज वीटो ऑन ऑर्डिनेंस एंड एनी अदर एक्ट। गवर्नर जनरल जो सुप्रीम अथॉरिटी बन ही चुका था, उसको एक वीटो पावर भी दे दी गई थी और ऑर्डर पास करने की। ठीक है, आगे चलते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी कहाँ कहाँ? कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? कलकत्ता में। अब हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई है कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। ठीक है, 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के थ्रू हुई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू हुई थी। द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स इन प्लेस ऑफ 4। जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, पहले उसमें 4 मेंबर थे, अब बढ़ा के 5 कर दिए। यही था हमारा दोस्तों 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसी में जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1873। इसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस एक्ट सीज द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली। इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऑपरेशनल, जो थोड़ी बहुत औपचारिकता बच गई थी, वो भी पूरी ख़त्म कर दी गई। बस यही था छोटा सा 1873 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इसके बाद 1876 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आया। इसके थ्रू 6th मेंबर अपॉइंटेड इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द पब्लिक वर्क्स। देखिए, पहले 5 मेंबर थे, अब बढ़ा के 6 मेंबर कर दिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसमें 1 मेंबर बढ़ा दिया, 6 मेंबर हो गए हैं आपसे। और जो इस चार्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्वीन विक्टोरिया को घोषित कर दिया गया क्वीन ऑफ इंडिया। कब घोषित किया? 28 अप्रैल 1876 में, 1876 में क्वीन विक्टोरिया बन गई है क्वीन ऑफ इंडिया। ये चार्टर इतना ही था। 1892 सॉरी चार्टर नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि चार्टर तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
The number of members in Legislative Council was increased. Now it was to be not less than 10 and not more than 16 members. यानी कि जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल की ना, जो तो जिसके अंदर थे 15 मेंबर जो शुरुआत में बनाई थी, उसके अंदर अब ना तो 10 से कम मेंबर होंगे और ना होंगे 16 से ज़्यादा, ये फिक्स कर दिया था। Indian members were given rights to discuss budget and address questions to the executive. इंडियन मेंबर जो थे काउंसिल के अंदर, उनको भी राइट मिल गया था बजट डिस्कस करने का और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करने का। इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे कौन से एक्ट के थ्रू? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू। देखिए यही जो है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि डायरेक्ट इलेक्शंस इंडिया में किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोल लीजिए या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट बोल लीजिए 1892 का। ठीक है, आगे चलते हैं। और यही था वह एक्ट जिसके थ्रू इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो बीज थे वो बो दिए गए थे। दिस एक्ट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट इलेक्शंस आ गए थे तो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नींव भी यहाँ पे रख दी गई थी। देखिए वह एक्ट जो था इतना ही था, 1892 के एक्ट में इतना ही हमें पढ़ना था जो कि इम्पोर्टेंट है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो यह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ये मोर्ले और मिंटो कौन थे ये भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए पहले इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ 1892 एक्ट एंड टू सप्रेस द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड द रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, जो रिवोल्यूशन जो चल रहा था इंडिया के अंदर, क्रांतिकारी हो रही थी, उनको सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए और 1892 के एक्ट के अंदर के जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए यह एक्ट आ गया। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं। नेम सा कैसे पड़ा? मिंटो जो था उस टाइम का गवर्नर जनरल और मोर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसलिए इसका नाम पड़ा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मिंटो कौन थे? गवर्नर जनरल, और मोर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ सर अरुंडले कमिटी पास इन 1909। सर अरुंडले की कमिटी के ऊपर ये रिपोर्ट बेस्ड थी। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइडेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट के थ्रू लॉ मेकिंग प्रोसेस में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुई थी। कौन सा एक्ट था वो? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो थे फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड एज लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके अंदर फर्स्ट जो लॉ मेंबर था, देखिए काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उसके अंदर कुछ लॉ मेंबर्स थे कि मतलब केवल वही मेंबर्स होंगे लॉ मेकिंग बॉडी के लिए। लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर फर्स्ट जो इंडियन को इंक्लूड किया गया था वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे बन सकता है, इसे याद करिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन थे? फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड एज लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। आगे चलते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को थोड़ा आगे देखते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम अंडर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। देखिए अंग्रेज़ों से हमारी अच्छाई कभी नहीं की गई दोस्तों। देखिए हर बार कोई एक्ट आता था उसके अंदर इंडियंस को बहलाने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट डाल देते थे जिससे इंडियन खुश हो जाते थे, लेकिन बड़ी चतुराई से उस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे कानून भी लाए जाते थे जो कि आगे जाके किसका कारण बने? आगे जाके कारण बने वो पाकिस्तान का, आगे जाके वो कारण बने खालिस्तानियों का,
जो कि अब एक आतंकवादी संगठन बन चुका है। ठीक है, देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिए मुस्लिम्स के लिए। कौन सी पॉलिसी के थ्रू? डिवाइड एंड रूल के थ्रू। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, ये कम्युनल इलेक्टोरेट ही है, मुस्लिम्स का अलग, सिख्स का अलग। सिख्स का इसके अंदर नहीं दिया गया था, वो नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसका भी दे दिया गया। पहले मुस्लिम्स के लिए आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर। लॉर्ड मिंटो इज नॉन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। एक तरह से कह सकते हैं यदि कि लॉर्ड मिंटो ना होते, ये मिंटो ना होता, मॉर्ले ना होता, तो आज पाकिस्तान भी ना होता, सब एक इंडिया ही होता। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, याद करिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इससे। मेंबर्स वर गिवन राइट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस द बजट इन डिटेल्स। जो कि मेंबर्स थे उनको थोड़े राइट्स मिल गए थे क्वेश्चन पूछने के। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन द वाइसरॉय काउंसिल। दे वर केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलगामी। दे वर अपॉइंटेड इन द इंडियन काउंसिल एट इंग्लैंड। देखिए वाइसरॉय की जो काउंसिल थी फर्स्ट टाइम उसके अंदर इंडियंस को इंक्लूड किया गया था, और वो इंडियंस कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगामी। ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दे वर अपॉइंटेड इन इंडियन काउंसिल एट इंग्लैंड। इसी के साथ दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ख़त्म होता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ख़त्म होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। देखिए जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर मॉर्ले थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो थे हमारे गवर्नर जनरल, वैसे ही इसी के अंदर भी मॉन्टेग्यू हमारे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड है हमारे क्या? गवर्नर जनरल। ठीक है। फर्स्ट टाइम वर्ड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज यूज्ड। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्शियल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और डुअल गवर्नमेंट डायरची की स्थापना हुई थी। एक्सपेंडिचर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज गिवन फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू सिंस 1793। देखिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमने बनाया था उसका जो एक्सपेंस था, उसके काउंसिल का जो एक्सपेंस था, उसका जो खर्चा था वो चलता था इंडियन ट्रेजरी पे। लेकिन अब से जो है, जो लोगों की नाराज़गी को ध्यान में रखते हुए अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया किस पे? ब्रिटिश रेवेन्यू पे। मतलब ब्रिटिश जो रेवेन्यू जनरेट करेगी उससे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल का खर्चा निकाला जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख्स, देखिए 1909 में आए थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, अब आ गया है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख्स फॉर ऑन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वही से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सेपरेटेड सेंट्रल सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रोविंस। ठीक है, अब से जो सेंटर के जो सब्जेक्ट और प्रोविंस के जो सब्जेक्ट दोनों को अलग अलग कर दिया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जो ट्रांसफर जो सब्जेक्ट थे ना वो जो लेजिस्लेचर था, सेंट्रल लेजिस्लेचर था, वो उसको रेस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, मतलब उसको उत्तरदायी थे। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे सेंटर को, लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल नहीं थे। प्रोविज़न मेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हायर कमीशन इन ब्रिटेन, एक हाई कमिश्नर बैठाने की एक प्रोविज़न आया ब्रिटेन के अंदर। रिकॉग्निशन टू लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइजेशन मिला। There would be an appointment of commission to look into the constitutional reforms after the 10th year of passing this act, यानी कि इस एक्ट के 10 साल बाद एक कमीशन बिठाया जाएगा कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को मॉनिटर करेगा। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट के लिए एक बात कही थी, डॉन विदाउट द सन, मतलब सवेरा हुआ लेकिन बिना सन के, बिना सूर्य के सवेरा। इंडियंस क्रिटिसाइज दिस एक्ट एज अनसेटिस्फैक्टरी एंड नॉन सफिशिएंट,
इंडियंस ने इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया, मतलब उसकी आलोचना की, जो कि उनके लिए अनसेटिस्फैक्ट्री था, यानी कि सफिशिएंट नहीं था उनके अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। लास्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई। उसके जो पार्टिसिपेंट कौन कौन से थे, 11 तो ब्रिटिश प्रोविंस लिए गए और 6 कमिश्नरी प्रोविंस लिए गए। और जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास चॉइस थी कि वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन ना भी करे तो वो उनके ऊपर है। ठीक है, फेडरेशन गवर्नमेंट बना दी गई फर्स्ट टाइम, क्योंकि एक सेंटर बनाएंगे और उसके अंडर में होंगे स्टेट्स, तो एक फेडरेशन गवर्नमेंट की स्थापना हो गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। अबोलिश्ड डायर्ची इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जो प्रोविंसेस के अंदर पहले डायर्ची सिस्टम चलता था उसे ख़त्म करके अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी, प्रोविंसेस को भी कुछ अधिकार दे दिए थे। इंट्रोड्यूस डायर्ची एट द सेंटर एंड इंट्रोड्यूस पार्शियल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब जो डायर्ची है, जो डुअल गवर्नमेंट है, वो सेंटर पे स्थापित कर दी गई, डुअल लेजिस्लेचर आ गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सब्जेक्ट थे प्रोविंसेस के लिए और सेंटर के लिए, उसे डिवाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे डिवाइड करेगी। रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से थे सेंटर के पास, फॉरेन अफेयर्स, रिलीजियस मैटर्स, डिफेंस और ट्राइबल एरियाज। ये सारे जो अफेयर्स थे वो रिजर्व थे सेंटर के लिए। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट कौन कौन सा थे, जो कि डिस्कस किए जाएंगे मिनिस्टर्स के थ्रू, जो कि हम प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर हैज़ 3 ऑर्गन। जो सेंटर में जो लेजिस्लेचर था उसके 3 ऑर्गन बनाए गए। पहला ऑर्गन कौन था, गवर्नर जनरल। दूसरा एक स्टेट काउंसिल बनाई गई। मैंने बताया था ना डायर्ची सिस्टम आ गया है, तो एक स्टेट काउंसिल बनाई गई, इसको कहते थे अपर हाउस। देखिए अभी की जो राज्यसभा है वो हमारी अपर हाउस है, उसी प्रकार उस टाइम की स्टेट काउंसिल थी अपर हाउस। इसके अंदर ब्रिटिश इंडिया से तो लिए गए दोस्तों कितने, 156 मेंबर्स, और प्रिंसली स्टेट से लिए गए 104 मेंबर। टोटल मिला के हो गए 260। यानी कि क्वेश्चन ऐसा है कि स्टेट काउंसिल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग स्टेट काउंसिल के अंदर कितने मेंबर्स थे, तो आंसर होगा 260। एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी दोस्तों, यानी कि लोअर हाउस बनाया गया। इसके अंदर पार्टिसिपेंट कहाँ कहाँ से लिए गए, प्रिंसली स्टेट से लिए गए दोस्तों 125, और दोस्तों ब्रिटिश इंडिया से लिए गए कितने, 250। टोटल हो गए हमारे 375। यानी कि टोटल मिला के मेंबर्स कितने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, 375। और एक प्रोविजंस बनाया गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। दोस्तों ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता था वो सारे मैंने आपको बता दिए दोस्तों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि आपको वीडियो के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से जो कि एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर पॉलिटी के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए।